Good morning, everyone. This is your Nilofer ma'am. I hope you all are fine at your homes and your studies are going well. So, as you all know, that we are doing the syllabus of internal assignment A1. Our subject is SST, and in SST we are doing history. So, in today's video, I will explain you worksheet 6 that is related to chapter 2 of history. So, the topic of the chapter is from trade to territory, the company establishes power. The explanation of chapter 2 I have already provided through a YouTube link in your WhatsApp group, and I hope through which you all have understood the topic well. In today's worksheet, we will discuss over the question answers that are related to chapter 2 only. So, before starting the work, you all have to mention today's date in your copies, that is 14th April 2021. Now, let's see the question answers. क्वेश्चन नंबर 1 इज व्हाट अट्रैक्टेड यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज टू इंडिया. सो जो यूरोप की ट्रेडिंग कंपनीज थी, व्यापारिक कंपनियां, किस चीज़ ने उन्हें भारत में आकर्षित किया था, अट्रैक्ट किया था. आंसर इज द फॉलोइंग रीजंस अट्रैक्टेड यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज टू इंडिया. हियर सम रीजंस आर गिवन. बिकॉज ऑफ दीज रीजंस यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज अट्रैक्टेड टू इंडिया. First one is European trading companies were looking for new lands from which they could buy goods at a cheap price and carry them back to Europe to sell at higher prices. So first of all, जो यूरोप की ट्रेडिंग कंपनीज थी वो ऐसी लैंड्स ढूंढ रही थी, ऐसे कंट्रीज ढूंढ रही थी जहाँ से वो सस्ते दाम पर माल खरीद कर यूरोप वापस ले जा सकें और वहाँ पर उसे महंगे दामों पर बेच सकें. एंड दैट इज़ द रीज़न दे वर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स इंडिया. Second one, the fine qualities of cotton and silk produced in India had a big market in Europe. So जो अच्छी क्वालिटी का कॉटन और सिल्क प्रोड्यूस्ड किया जाता था इंडिया में, उसका एक बहुत बड़ा मार्केट था यूरोप में, एंड दैट्स व्हाई दे वर अट्रैक्टेड टू इंडिया. स्पाइसेस लाइक पेपर, क्लोव्स, कार्डामम एंड सिनेमन टू वर इन ग्रेट डिमांड. इसके साथ ही इंडिया इज रिच इन स्पाइसेस. सो जो इंडियन स्पाइसेस थे लाइक पेपर, क्लोव्स, कार्डामम, सिनेमन, ये भी बहुत ज़्यादा डिमांड में थे. एंड दीज वर द रीजंस जिन्होंने यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज को टुवर्ड्स इंडिया अट्रैक्ट किया था. क्वेश्चन नंबर सेकंड इज व्हाट आर द रीजंस दैट कॉज्ड द कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन बंगाल नवाब्स एंड ईस्ट इंडिया कंपनी. कौन से ऐसे कारण थे जिनकी वजह से जो बंगाल नवाब्स थे और ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स आ गए थे, दरार पड़ गई थी. Answer is the reasons that caused the conflicts between Bengal Nawabs and East India Company were. So जो reasons थे जिनकी वजह से ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल नवाब्स के बीच में संघर्ष हो गया था. The reasons were नवाब्स denied concessions to the East India Company on many occasions. बहुत सारे ऐसे occasions थे जिन पर जो बंगाल नवाब्स थे उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को छूट देने के लिए मना कर दिया था. नवाब्स ऑल्सो डिमांडेड लार्ज ट्रिब्यूट्स फ्रॉम द कंपनी. नवाब्स जो थे वो बड़े बड़े ट्रिब्यूट जो है उनकी डिमांड किया करते थे कंपनी से. द कंपनी ऑफिशियल्स रोट इंसल्टिंग लेटर्स टू द नवाब्स. और जो कंपनी के अधिकारी थे, जो ऑफिशियल्स हुआ करते थे, वो बंगाल नवाब्स को इंसल्टिंग लेटर्स लिखा करते थे. द कंपनी डिनाइड पेइंग टैक्स. इसके साथ ही जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसने बंगाल नवाब्स को टैक्स पे करने के लिए मना कर दिया था. एंड दीज वर द रीजंस जिसकी वजह से बंगाल नवाब्स और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स आ गए थे. क्वेश्चन नंबर 3 इज एक्सप्लेन द सिस्टम ऑफ सब्सिडरी अलायंस. सो जो एक सब्सिडरी अलायंस, गठबंधन कह सकते हैं जिसको, जो ब्रिटिशर्स ने बनाया था, ईस्ट इंडिया कंपनी ने बनाया था, वो क्या था. आंसर इज अंडर द सब्सिडरी अलायंस इंडियन रूलर्स वर नॉट अलाउड टू हैव देयर इंडिपेंडेंट आर्म्ड फोर्सेज. जो सब्सिडरी अलायंस था उसके अंतर्गत जो भारतीय शासक थे उनको ऐसी परमिशन नहीं थी कि वो अपनी खुद की स्वतंत्र आर्म फोर्स रख सकें. द रूलर्स वर टू बी प्रोटेक्टेड बाय द कंपनी बट फॉर दिस दे हैव टू पे द मनी. सो जो भारतीय शासक हुआ करते थे उनकी जो सुरक्षा की जाती थी वो कंपनी के द्वारा की जाती थी और इसके लिए उन्हें कंपनी को पे भी करना होता था. If the Indian rulers failed to make the payments, then part of their territory had to be taken away as penalty. So अगर कोई ऐसा इंडियन रूलर था जो उनको पेमेंट देने में फेल हो जाता था तो क्या किया जाता था, उनकी जो टेरिटरी हुआ करती थी वो ले ली जाती थी कंपनी के द्वारा एज अ पेनल्टी के रूप में. Question number 4 is in what ways the administration of the company different from that of Indian rulers. कौन से ऐसे ways हैं जिनसे हम शो कर सकते हैं कि जो प्रशासन हुआ करता था ईस्ट इंडिया कंपनी का वो इंडियन रूलर्स से अलग था.
आंसर इज द डिफरेंस बिटवीन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी एंड इंडियन रूलर्स. सो जो इंडियन रूलर्स और कंपनी का जो एडमिनिस्ट्रेशन था उनके बीच में ये डिफरेंसेस थे. द फर्स्ट वन इज फॉर कंपनी एडमिनिस्ट्रेशन मीन्स कंपनी का प्रशासन, एंड सेकेंड वन इज फॉर इंडियन रूलर्स एडमिनिस्ट्रेशन, भारतीय शासकों का प्रशासन. सो द कंपनी डिवाइडेड द टेरिटरीज इनटू प्रेसिडेंसीज. कंपनी ने क्या किया था, जो टेरिटरीज थी उनको प्रेसिडेंसीज में डिवाइड कर दिया था. इंडियन रूलर्स डिवाइडेड द टेरिटरीज इनटू डिस्ट्रिक्ट, परगना, तहसील एंड परिषद. इंडियन रूलर्स ने क्या किया था, टेरिटरीज को डिवाइड कर दिया था डिस्ट्रिक्ट में, परगना, तहसील और परिषद में. गवर्नर जनरल वॉज द हेड ऑफ द स्टेट. उस टाइम पर कंपनी एडमिनिस्ट्रेशन के अंतर्गत क्या हुआ करता था, जो गवर्नर जनरल होते थे वो हेड होते थे स्टेट के. एंड अकॉर्डिंग टू इंडियन रूलर्स एडमिनिस्ट्रेशन, किंग और नवाब वॉज द हेड ऑफ द स्टेट. किंग और नवाब जो होते थे वही हेड होते थे स्टेट के. द कंपनी इंट्रोड्यूस्ड सेवरल एक्ट्स. कंपनी ने बहुत सारे एक्ट्स इंट्रोड्यूस किए थे. दैट इज रेगुलेटिंग एक्ट, इंडियन काउंसिल एक्ट, मॉन्टेग, कैम्सफोर्ड रिफॉर्म्स. इंडियन रूलर्स ब्रॉट नो सच एक्ट्स बट यूज टू रूल विद देयर फरमान. सो इंडियन रूलर्स क्या करते थे, उन्होंने किसी भी प्रकार का कोई एक्ट नहीं लागू किया था, बट वो फरमान जो हुआ करते थे उनके, जिसको रॉयल ऑर्डर बोला जाता है, उसके थ्रू वो अपने सारे जो भी ऑर्डर्स होते थे वो देते थे. क्वेश्चन नंबर 5 इज हाउ डिड मुगल एम्पायर बिकम वीक. किस तरीके से मुगल एम्पायर जो था वो वीक हो गया था. सो एज यू ऑल हैव सीन इन द एक्सप्लेनेशन वीडियो ऑल्सो दैट जो मुगल साम्राज्य है वो भारत के इतिहास में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग साम्राज्य है. तो कैसे जो मुगल साम्राज्य था वो कमजोर हो गया था. आंसर इज आफ्टर औरंगजेब्स डेथ मेनी मुगल गवर्नर्स बिगेन एस्टैब्लिशिंग देयर ओन रीजनल किंगडम्स. दिस वीकेंड द मुगल एम्पायर. सो औरंगजेब की डेथ के बाद, औरंगजेब की मृत्यु के बाद बहुत सारे मुगल गवर्नर्स थे जिन्होंने क्या किया था, अपनी खुद की क्षेत्रीय राज्य बनाना स्टार्ट कर दिया था, रीजनल किंगडम्स बनाना स्टार्ट कर दिया था, और इसी वजह से जो मुगल एम्पायर था वो कमजोर हो गया था. Question number 6 is what facilities did the company get through the royal charter? So a royal charter has been introduced in the starting of the chapter. So royal charter के थ्रू कौन कौन सी फैसिलिटीज कंपनी को मिली थी. आंसर इज द कंपनी गॉट द फॉलोइंग फैसिलिटीज थ्रू द रॉयल चार्टर. रॉयल चार्टर के माध्यम से कंपनी को निम्नलिखित फैसिलिटीज मिली थी. विद दिस चार्टर द कंपनी कुड वेंचर अक्रॉस द ओशियंस. इस चार्टर के माध्यम से कंपनी जो थी वो समुद्र पार जा सकती थी फॉर ट्रेड. द कंपनी कुड लुक फॉर न्यू लैंड्स फ्रॉम विच इट कुड कलेक्ट रिवेन्यू. कंपनी जो थी वो नई लैंड्स ढूंढ सकती थी जहां से वो रिवेन्यू कलेक्ट कर सके. द कंपनी कुड बाय गुड्स एट चीप प्राइसेस एंड कैरी इट बैक टू यूरोप टू सेल एट हायर प्राइसेस. और कंपनी क्या कर सकती थी, सस्ते दामों पर वहां से माल खरीद सकती थी और उसे यूरोप वापस लाकर ज्यादा महंगे दामों पर बेच सकती थी. And these were the facilities that the company got through the royal charter. Question number 7 is how did the farman issued by Aurangzeb cause loss of revenue for Bengal? किस तरीके से जो फरमान जारी किया गया था औरंगजेब के द्वारा, उसने क्या किया, बंगाल का रेवेन्यू खत्म कर दिया. आंसर इज औरंगजेब्स फरमान हैड ग्रांटेड द कंपनी द राइट टू ट्रेड विदाउट पेइंग ड्यूटीज. औरंगजेब का जो फरमान था उसने क्या किया, कंपनी को ये ग्रांट कर दिया था कि वो बिना किसी पेइंग के, मीन्स बिना किसी पे के उन्हें व्यापार करने का अधिकार है. बट द कंपनी ऑफिशियल्स हु वर कैरिंग इंडिविजुअल ट्रेड ऑल्सो रिफ्यूज टू पे ड्यूटीज. सो क्या हुआ उसमें, जो कुछ कंपनी ऑफिशियल्स थे, कंपनी के कुछ अधिकारी थे जो इंडिविजुअल ट्रेड करते थे, व्यक्तिगत रूप से उनका व्यापार चलता था, उन्होंने भी पे करने से मना कर दिया था. एंड दैट्स हाउ क्या हुआ, जो बंगाल का रेवेन्यू था वो खत्म हो गया. Next is state whether true or false. So here some sentences are given. You have to write true and false for them. The first sentence is the Mughal Empire became stronger in the 18th century. 18th century में जो मुगल एम्पायर था वो बहुत strong हो गया था. That is false. Second sentence is the English East India Company was the only European company that traded with India. जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी वही केवल ऐसी यूरोपियन कंपनी थी जिसने भारत में व्यापार किया था. That is false. थर्ड सेंटेंस इज महाराजा रंजीत सिंह वॉज द रूलर ऑफ पंजाब. महाराजा रंजीत सिंह जो थे वो पंजाब के शासक थे. दैट इज ट्रू.
Fourth sentence is the British did not introduce administrative changes in the territories they conquered. जो ब्रिटिश थे उन्होंने जो भी टेरिटरीज जीती थी उनमें किसी भी प्रकार के प्रशासनिक चेंजेस नहीं किए थे. दैट इज फॉल्स बिकॉज दे हैव मेड मेनी एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस in the territories they conquered. So these were the question answers and true false related to chapter 2. I hope everything is clear to all of you. If still any confusion is there, so you can ask me on the WhatsApp also. I'll meet you in the another explanation video. Till that, keep learning, stay home, stay safe. Bye bye everyone.